हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कनकलता सिंह बेटी यूपी। तो दोस्तों, आज हम थर्ड सेमेस्टर के एक सब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब इस सब्जेक्ट की शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो इस सब्जेक्ट में हमारा जो पहला चैप्टर है वो है हमारा इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिकल मशीन। ठीक है, वैसे ये एशियन पब्लिशर्स की जो बुक होती है ना, मैंने उससे ये नोट्स बनाए हैं। ठीक है, तो आप उसमें जाके देख सकते हैं। मतलब डिफरेंट बुक्स में चैप्टर्स के नाम सिर्फ मतलब घुमा फिरा कर दिए गए हैं, पर मतलब टॉपिक वही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारी मशीन क्या होती है। तो इट इज़ अ डिवाइस दैट चेंज द डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। कहने का मतलब ये है कि जो हमारी मशीन होती है ना, वो एक ऐसी डिवाइस होती है जो फोर्स के मैग्नीट्यूड या फिर उसके डायरेक्शन को चेंज करती है। ठीक है, मशीन तो कोई सी भी मशीन हो सकती है ना, मतलब कोई सी भी, चाहे कोई सी भी मशीन हो, वो फोर्स के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को चेंज करती है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं कि हमारी जो इलेक्ट्रिकल मशीन होती है ना, वो क्या होती है। ठीक है, तो हमारी जो इलेक्ट्रिकल मशीन होती है वो होती है, दिस इज़ अ डिवाइस यूज फॉर एनर्जी कन्वर्जन। इट इज़ अ डिवाइस विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कहने का मतलब ये है कि जो हमारी इलेक्ट्रिकल मशीन होती है ना, वो हमारी एक ऐसी डिवाइस होती है जिसका यूज़ हम लोग एनर्जी कन्वर्जन के लिए करते हैं। ठीक है, जो हमारी इलेक्ट्रिकल मशीन होती है वो या तो मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल कन्वर्ट करेगी एनर्जी को, और या फिर इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगी। ठीक है, तो बेसिकली अगर आपसे कोई पूछे कि इलेक्ट्रिकल मशीन क्या होता है, तो आप ऐसे बोलिएगा, कुछ नहीं होता है, बस वो इलेक्ट्रिकल मशीन एक डिवाइस होती है जो मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। ठीक है, बस आप इतना बोल दीजिएगा कि मशीन एक ऐसी डिवाइस होती है जो इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल और मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है। बस हो गया, ये आपका मशीन का डिफिनीशन, बस इतना हो जाएगा। ठीक है, अब मशीन कितने तरह की होती है। दे आर टू टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन्स, और डीसी मशीन, एसी मशीन। मतलब हमारी कोई सी भी मशीन होती है वो दो ही तरह की होती है, एक डीसी होती है, एक एसी होती है। अब डीसी मशीन जो होती है हमारी, वो डीसी मोटर और डीसी जनरेटर। ठीक है, एसी मशीन भी वही होती है, एसी मोटर और एसी जनरेटर। ठीक है, अब हम मोटर और जनरेटर के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे। ठीक है, थोड़ा डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके पहले एसी मशीन और डीसी मशीन के बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब हम देखेंगे हमारी डीसी मशीन क्या होती है। डीसी मशीन, द स्टेटर इज यूज एज अ फील्ड एंड द रोटर इज यूज एज एन आर्मेचर। कहने का मतलब ये कि स्टेटर जो होता है ना, वो फील्ड के रूप में यूज होता है हमारा, और रोटर जो होता है वो आर्मेचर होता है। डीसी मशीन में स्टेटर फील्ड होता है, रोटर आर्मेचर होता है। ठीक है, इसी में कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्टेटर आर्मेचर होता है या रोटर आर्मेचर होता है। तो बस इतना याद रख लीजिए, डीसी मशीन स्टेटर फील्ड रोटर आर्मेचर। ठीक है, स्टेटर रोटर होता है, और सॉरी स्टेटर फील्ड होता है और रोटर आर्मेचर पे होता है। ठीक है, अब एसी मशीन में द स्टेटर इज यूज एज एन आर्मेचर एंड द रोटर इज यूज एज एन फील्ड। ठीक है, अब हम जनरेटर और मोटर के बारे में पूरा देखेंगे। हमारी जनरेटर क्या होती है। इट इज़ अ मशीन दैट कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इंटू अनदर, स्पेशली मैकेनिकल इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा जनरेटर होता है ना, वो मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल कन्वर्ट करता है एनर्जी को। ठीक है, जनरेटर मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल कन्वर्ट करता है। ठीक है, अब मशीन में तो हमने देख लिया कि मशीन क्या होती है। मशीन तो मोटर और जनरेटर दोनों होती है, तो कौन सा मैकेनिकल कन्वर्ट करता है, कौन सा इलेक्ट्रिकल। तो जनरेटर जो होता है वो इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है, मोटर मैकेनिकल में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अभी मोटर के बारे में पढ़ेंगे, फिलहाल जनरेटर के बारे में आप इतना याद रखिए कि जनरेटर जो होता है वो इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अब देर आर टू फंडामेंटल टाइप ऑफ जनरेटर्स नोन एज एन एसी जनरेटर एंड डीसी जनरेटर। जनरेटर में भी एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर दोनों होते हैं। ठीक है, अब वर्किंग प्रिंसिपल देखते हैं जनरेटर का। तो इट वर्क बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फ्राइडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। कहने का मतलब ये है कि जनरेटर का जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है ना, वो फ्राइडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे बेस्ड होता है। ठीक है, अब द फ्राइडे लॉ स्टेट्स दैट whenever a current carrying conductor placed is placed in varying magnetic field, EMF is induced, and if conductor circuit is closed, then current
is induced. The induced EMF in a coil is directly proportional to the rate of change of flux linkage. कहने का मतलब ये तो हमारा फ्राइडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है, ठीक है। तो इसी के बेस पे हमारा जो जनरेटर होता है वो वर्क करता है। देयर आर 3 बेसिक टाइप ऑफ जनरेटर। मतलब ये तो ऐसे ही, मतलब आपके नॉलेज के लिए ये चीज़ याद रख लीजिएगा कि 3 बेसिक टाइप के जनरेटर होते हैं, यूज़ होते हैं। होल हाउस जनरेटर, पोर्टेबल जनरेटर और इन्वर्टर जनरेटर, ठीक है। ये सब नॉलेज के लिए है, इसे कोई ज़रूरी नहीं है, मतलब आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, बस नॉलेज के लिए याद रख लीजिएगा। अब यूजेस ऑफ जनरेटर, कहाँ कहाँ जनरेटर यूज़ होते हैं? ट्रेन में, एयरक्राफ्ट में, शिप में, ऑटोमोबाइल में, डोमेस्टिक अप्लायंसेस में एंड इंडस्ट्रीज में, ठीक है। ये जनरेटर का डायग्राम है, देखिए मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल कन्वर्ट कर रहा है जनरेटर, ठीक है। इनपुट में मैकेनिकल एनर्जी है और आउटपुट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, ठीक है। ये जनरेटर का मतलब ब्लॉक डायग्राम है, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मोटर, ठीक है। मतलब अब हम मोटर के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि मोटर क्या होता है। और रोटेटिंग मशीन दैट ट्रांसफॉर्म इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। मैंने बताया था ना कि मोटर जो होता है हमारा वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल को। जनरेटर क्या करता है? इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है और मोटर मैकेनिकल में, ठीक है। इतनी चीज़ याद रखिएगा। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ मोटर, ठीक है। व्हेन अ रेक्टेंगुलर कॉइल इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, जब एक रेक्टेंगुलर कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं एंड अ करंट इज पास थ्रू इट, और कोई करंट इसके थ्रू पास होती है, तो अ फोर्स एक्ट ऑन द कॉइल विच रोटेट इट कंटिन्यूसली। तो इस पर एक फोर्स लगता है जो इसको कंटिन्यूसली रोटेट करता है, ठीक है। हैंस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है ना वो हमारी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। ये इसका प्रिंसिपल है, ठीक है, मोटर का प्रिंसिपल। ये एग्जाम में आता है लिखने के लिए। प्रिंसिपल ऑफ मोटर और प्रिंसिपल ऑफ जनरेटर आपका 5 नंबर में पूछ सकता है, ठीक है। तो इसे इग्नोर मत करिएगा, इसे ध्यान से इसे पढ़ के जाइएगा पेपर में, क्योंकि बैक बहुत ज़्यादा लगती है इसलिए। ये वर्किंग प्रिंसिपल मोटर और वर्किंग प्रिंसिपल जनरेटर, ये दोनों चीज़ पढ़ के जाइएगा। और टॉर्क ड्यू टू नॉन अलाइनमेंट और टॉर्क ड्यू टू अलाइनमेंट, ये पढ़ लीजिएगा। और एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट ऑफ मोटर और जनरेटर, बस इतनी चीज़ें फर्स्ट चैप्टर में से आप पढ़ लीजिएगा। आपका फर्स्ट चैप्टर का काम ख़त्म, मतलब समझ लीजिए 10 नंबर तो आपको ऐसे ही मिल गए फर्स्ट चैप्टर से, ठीक है। देन आगे पढ़ते हैं। देयर आर जनरली 2 टाइप ऑफ मोटर आर। मतलब मोटर जो होते हैं वो जनरली 2 टाइप के होते हैं। एक तो होता है एसी मोटर और दूसरा होता है डीसी मोटर। एसी मोटर अल्टरनेटिव करेंट इनटू मैकेनिकल पावर, और डीसी मोटर इलेक्ट्रिकल पावर इनटू मैकेनिकल पावर। डीसी मोटर जो होता है वो फॉलो द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को फॉलो करता है डीसी मोटर। मतलब ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है कि मोटर जो है ना वो कौन से रूल को फॉलो करता है, तो वो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को फॉलो करता है डीसी मोटर, ठीक है। मतलब इस पॉइंट को ना आप नोट डाउन कर लीजिएगा, एक अलग से नोट डाउन कर लीजिएगा हाईलाइट करके, कि डीसी मोटर जो होता है वो हमारा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पे वर्क करता है, क्योंकि ये मतलब कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आपका बन जाएगा यहाँ से कॉम्पिटिटिव का, ठीक है। देन आगे बढ़ते हैं। द टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर आर अवेलेबल इन 3 मेन सेगमेंट। मतलब जो हमारे मोटर्स के टाइप होते हैं ना वो 3 मेन सेगमेंट में अवेलेबल होते हैं। एक तो एसी में, एक डीसी में और एक स्पेशल पर्पज में। कहने का मतलब ये कि एसी मोटर, डीसी मोटर और स्पेशल पर्पज मोटर्स, ठीक है। अब देखेंगे यूजेस ऑफ मोटर। तो मोटर की यूजेस कहाँ कहाँ होती हैं? फ़ैन में, मशीन टूल्स में, टरबाइन्स में, पंप्स में, पावर टूल्स में और कंप्रेशर्स में, ठीक है। अब जैसे हमने जनरेटर का ब्लॉक डायग्राम बनाया था ना, वैसे ही मोटर का भी ब्लॉक डायग्राम बन जाएगा। बस जनरेटर में जहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी था वहाँ पे मैकेनिकल कर देंगे, और जहाँ पे मैकेनिकल था वहाँ पे इलेक्ट्रिकल कर देंगे। ये वो मोटर का ब्लॉक डायग्राम हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, टॉर्क ड्यू टू नॉन अलाइनमेंट ऑफ टू मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये भी हमारा एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। जितने टॉपिक्स मैं बता रही हूँ ना, आप उन टॉपिक्स को बस नोट डाउन कर लीजिए, चाहे हमारे चैनल से पढ़िए चाहे किसी और चैनल से पढ़िए, बस उन टॉपिक्स को नोट डाउन करके और उन्हें कहीं से भी, किसी भी टॉपिक, मतलब कहीं किसी भी यूट्यूब चैनल से पढ़ लीजिए बस आप उन टॉपिक्स को। मतलब आपकी फर्स्ट चैप्टर से 10 नंबर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन पढ़िए ज़रूर, ठीक है। टॉर्क इज क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन डिस्टेंस वेक्टर एंड फोर्स वेक्टर। मतलब पता तो होना चाहिए ना टॉर्क क्या होता है। डिफिनीशन सबसे पहले लिखने का तरीका क्या होता है, तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि टॉर्क क्या होता है, क्योंकि टॉर्क के बारे में तो क्वेश्चन है ना। तो
टॉर्क जो होता है वो हमारा डिस्टेंस वेक्टर और फोर्स वेक्टर के बारे में क्रॉस प्रोडक्ट होता है, ठीक है। सॉरी टॉर्क जो होता है वो हमारा डिस्टेंस वेक्टर और फोर्स वेक्टर के बीच का क्रॉस प्रोडक्ट होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, द टॉर्क प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू द टाउ इज इक्वल टू म्यू इंटू बी, वेयर बी इज द एक्सटर्नल फील्ड, म्यू इज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ रॉड एंड टाउ इज टॉर्क ट्राइंग टू अलाइन देम। कहने का मतलब ये है कि हमारा जो टॉर्क होता है ना वो टाउ इज इक्वल टू म्यू इंटू बी, म्यू इंटू बी के इक्वल होता है, ठीक है। जहाँ पर जो हमारा बी है ना वो एक्सटर्नल फील्ड होता है और म्यू जो होता है वो हमारा मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ रॉड का मैग्नेटिक मोमेंट होता है, ठीक है। एंड टाउ इज टॉर्क, टाउ तो पता ही हमें जो टॉर्क है। अब नेक्स्ट देख, ये फिगर देख लीजिए ध्यान से, ठीक है। इसमें आपको क्या क्या दिख रहा है। सबसे पहले तो आप देखिए, आपको एक दो मैग्नेट दिखेंगे, दो पोल्स दिखेंगे, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ठीक है। इसके बारे में आपको यहाँ पे डिस्कस कर, ये देखिए, अकॉर्डिंग टू फिगर टू मैग्नेट्स हैव बीन शोन इन सच अ वे दैट इट हैज़ अ परमानेंट मैग्नेट हुज नॉर्थ एंड साउथ पोल आर N1 एंड S1। कहने का मतलब ये था कि इसमें मतलब इस फिगर में हमें दो मैग्नेट्स दिख रहे हैं, ठीक है। वो दो मैग्नेट्स कुछ इस प्रकार से दिखाए गए हैं, ये वाले फिगर को देखिए इसमें दो मैग्नेट्स दिख रहे हैं आपको। वो कुछ इस तरीके से दिखाए गए हैं कि मतलब वो एक परमानेंट मैग्नेट है, ठीक है। उनके नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्या है, N1 और S1, ठीक है। Another magnetic rod is placed between these magnetic poles। एक और मैग्नेटिक रॉड है जो इन दोनों मैग्नेटिक पोल्स के बीच में रखा हुआ है। ये देख सकते हैं आप, ये है वो मैग्नेट, अनदर मैग्नेट, ठीक है। ये दो मैग्नेट है और ये एक और मैग्नेट है, ठीक है। दिस इज अ रोटेशनल मैग्नेट। ये जो हमारा मैग्नेट है वो एक रोटेशनल मैग्नेट है, मतलब रोटेट करता रहता है, ठीक है। whose north and south poles are N2 and S2 respectively, which are free to rotate around their center। कहने का मतलब ये है कि इसका जो पोल्स है वो N2 और S2 है, जो इस मैग्नेट को फ्रीली रोटेट करवाता है, ठीक है। हमारी टोटल थ्योरी क्या कह रही थी कि मतलब अकॉर्डिंग टू फिगर टू मैग्नेट्स हैव बीन शोन इन फिगर in such a way that it has a permanent magnet whose north and south poles are N1 and S1। According to magnetic rod, it is another magnetic rod is placed between these magnetic poles। This is a rotational magnet whose north and south poles are N2 and S2 respectively, which are free to rotate around their center। कहने का मतलब ये है कि इस फिगर में दो मैग्नेट्स दिखाए गए हैं कुछ इस प्रकार से कि वो परमानेंट मैग्नेट है और उनके मैग्नेटिक पोल्स N1 और S1 है। फिर एक और बीच में एक और मैग्नेट रख दिया गया है जिसके नॉर्थ पोल्स और साउथ पोल्स जो हमें हमारे वो N2 और S2 है, ठीक है। और ये फ्रीली रोटेट कर सकता है, ठीक है। तो दोनों फिगर को देख लीजिए एक बार, ठीक है। मतलब फ्रीली वो रोटेट कर सकता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे एज शोन इन द अबव पिक्चर, इफ बोथ मैग्नेट्स आर अलाइंड विद ईच अदर देन नो टॉर्क इज प्रोड्यूस्ड इन इट। कहने का मतलब ये है कि जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया है, अगर दोनों मैग्नेट्स एक दूसरे से अलाइन कर जाएंगे तो कोई भी टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक है। एंड इफ द रोटेटिंग मैग्नेट इज रोटेट बाय टू एंगल्स। कहने का मतलब ये है कि और अगर मतलब जो रोटेटिंग मैग्नेट है वो दो एंगल्स के द्वारा रोटेट कर जाए तो उसमें ना एक मैग्नेटिक फील्ड, उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो इनकोहेरेंट हो जाती है, ठीक है। एंड अ मैग्नेटिक टॉर्क एक्ट ऑन इट, मतलब उसमें एक मैग्नेटिक टॉर्क लगता है, ठीक है। विच ट्राई टू गो बैक इट्स इक्विलिब्रियम स्टेट, मतलब उसको ना इक्विलिब्रियम स्टेट में वापस से भेज देता है, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, कॉन्सेप्ट ऑफ टॉर्क एंगल। देखिए मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे सकूँ, लेकिन थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन धीरे धीरे मैं आपको पूरी एक्सप्लेनेशन दे पाऊँगी, ठीक है। अभी मैं थोड़ी स्टार्टिंग है
तो जो भी अनवांटेड साउंड होगी या फिर मेरी तरफ से जो भी पढ़ाने में मिस्टेक्स हो रही होंगी आप उन्हें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है। कंसेप्ट ऑफ टॉर्क एंगल। द एंगल बिटवीन द रोटर पोल्स एंड स्टेटर पोल्स इन अ सिंक्रोनस मोटर इज नोन एज द टॉर्क एंगल। कहने का मतलब ये है कि हमारा टॉर्क एंगल क्या होता है। जब टॉर्क एंगल के बारे में क्वेश्चन पूछेगा तो सबसे पहले हम तो यही लिखेंगे ना कि टॉर्क एंगल क्या होता है। कॉपी लिखने का भी एक तरीका होता है, तो उसमें मान लीजिए जैसे टॉर्क एंगल के बारे में लिखने को आ गया है, तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि हमारा टॉर्क एंगल होता क्या है, ठीक है। सीधा सीधा उसके बारे में हम उसकी यूजेज वगैरह या फिर उसका डेरिवेशन वगैरह नहीं कर देंगे। पहले हम टॉर्क एंगल के बारे में लिखेंगे कि टॉर्क एंगल होता क्या है, क्या होता है ये, ठीक है। तो टॉर्क एंगल हमारा क्या होता है कि सिंक्रोनस मोटर में स्टेटर पोल और रोटर पोल्स के बीच में जो एंगल होता है ना हमारा, वो उसी को हम टॉर्क एंगल बोलते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई कि सिंक्रोनस मोटर में स्टेटर पोल और रोटर पोल के बीच में जो एंगल होता है उसे हम टॉर्क एंगल बोलते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। द टर्म torque angle is used in the context of the asynchronous motor. It is the angle by which the rotor trails behind the revolving field produced by armature current, ठीक है। द टर्म लोड एंगल मतलब वो तो टॉर्क एंगल था। अब यहाँ पे थोड़ा हमने एक और मतलब क्वेश्चन जोड़ दिया है, ये भी आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि लोड एंगल क्या होता है। तो द टर्म लोड एंगल इज यूज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सिंक्रोनस जनरेटर। It is the angle by which the rotor magnetic axis is ahead of the resultant air gap flux, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा देख लेंगे, ये हमारा टॉर्क इज इक्वल्स टू फोर्स जनरेटेड बाय द रिंग पेयर इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्स। कहने का मतलब ये है कि एफ साइन अल्फा इंटू एल, मतलब ये तो डेरिवेशन है, करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप कर लोगे। सॉरी डेरिवेशन नहीं, फॉर्मूला है, करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप कर लोगे। ये इसको अगर ये इसमें से क्वेश्चन आए ना तो ये लिखना मत भूलिएगा, वरना नंबर पूरे नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो इसे लिख लीजिएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये तो मतलब समझ लीजिए कि आप मशीन पढ़ रहे हो सकता है कि फ्राइडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में पूछते हैं। जैसे हमने जब पेपर दिया था अब थर्ड सेमेस्टर का, तो हमारे क्वेश्चन पेपर में ना फ्राइडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पूछ दिया था। तो हो सकता है कि आप में भी पूछते हैं, तो कोई भी चीज़ टॉपिक छोड़ कर मत जाइएगा। फिलहाल मैं जितने टॉपिक्स कवर करवा रही हूँ आप मेरे चैनल से पढ़िए, नहीं समझ में आ रहा है तो उन टॉपिक्स को नोट कर लीजिए और उससे या तो गूगल से पढ़िए या अदर चैनल से पढ़ लीजिए यूट्यूब पे, कोई दिक्कत नहीं है, पर उन टॉपिक्स को क्लियर कर लीजिए, क्योंकि मैं वही टॉपिक्स बता रही हूँ जो आपको एग्जाम में आएंगे। इतना टाइम तो है नहीं कि मैं आपको सारे टॉपिक्स डिस्कस करवा सकूँ, तो इसलिए आप खुद से कोशिश कीजिए, ठीक है। अब वीडियो थोड़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, इसलिए अब हम आगे के टॉपिक्स के बारे में कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। मतलब नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए जो भी दिक्कत हो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि थोड़ी और इम्प्रूवमेंट क्या ज़रूरत है, ठीक है। और कोई भी दिक्कत हो बताइएगा ज़रूर। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स, बाय।